IBC 24 में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में चल रहे 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो आज इसका समापन हुआ और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 तक दुनिया में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। बुलंद इमारत की नींव रखी और ढेर सारे सुधार किए जा रहे हैं। मैं सभी निवेशों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के लिए इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कल ही माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को लेकर के मध्य प्रदेश के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्वच्छ ऊर्जा, अधोसंरचना विनिर्माण में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों के प्रयास को सराहा है। तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है और समिट में 30,77,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है और इसका असर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एग्जीबिशन में भी नजर आया। एग्जीबिशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के AI वर्जन से सीधे बातचीत की और उनके AI वर्जन ने बताया कि किस तरह 18 नई नीतियों के जरिए मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार ने तकनीक पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि तकनीक मध्य प्रदेश की आगे बढ़ रही है और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का AI वर्जन है। आप तस्वीरों में देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये AI वर्जन है। हम कुछ सवाल इनसे पूछेंगे। सर, मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं IBC 24 से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में निवेश के रास्ते आसान बनाने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी आपने बनाई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मोहन यादव जी, MSME को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? मध्य प्रदेश सरकार की MSME को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की क्या पॉलिसी है? हमारी सरकार की नीति मध्य प्रदेश के किसानों को बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस निर्यात ढांचे में सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विपणन सहायता और निर्यातकों के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना शामिल है। तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए जहां प्रदेश में निवेश को बढ़ाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बागेश्वर धाम में कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी पैसे मांगे, उसके खिलाफ मुझे चिट्ठी लिखिए। अब PM मोदी के इसी बयान को लेकर PCC चीफ जितू पटवारी ने निशाना साधा है और मंत्रियों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि PM ने चिट्ठी लिखने की बात कही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कांग्रेस चिट्ठी लिखेगी। गोविंद राजपूत समेत सभी मंत्रियों के खिलाफ चिट्ठी लिखेंगे और देखेंगे कि PM उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले जो समिट में आए थे, ग्लोबल समिट में, और आज के भाषण जो अभी का हुआ उसमें कोई अंतर नहीं। उनने एक बात अच्छी कही, उनने कहा कि पैसे मांगे तो मुझे चिट्ठी लिखना। ये कहा बागेश्वर धाम में एक प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम चिट्ठी लिखेंगे गोविंद राजपूत उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ जो जहाँ जिनके विभाग में पैसा चल रहा है, तो उनको इसका उत्तरदायित्व तो बोल के गए प्रधानमंत्री, कार्रवाई करनी चाहिए। जो करप्शन की स्थिति है इसका कार्यक्रम बनाएंगे हम अपना। प्रधानमंत्री जी ने कहा चिट्ठी लिखो, हम हर परिवार का साथी जो करप्शन से लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता जो करप्शन देख रहा है, हम सब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। प्रधानमंत्री क्या करते हैं ये देखना है।
और अब रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर शादी समारोह के दौरान सरेराह सड़क पर शराब पिलाने का मामला सामने आया है। सरेआम शराब पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो सामने आने पर संत समाज ने इसका विरोध भी किया है। मामले में खजुराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट ने कहा कि इस तरह से बारात निकालने की हमारी संस्कृति कभी नहीं थी, ऐसे आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर कलेक्टर आशीष सिंह ने आबकारी विभाग को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर का कहना है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मां अहिल्या देवी होलकर के नगरी में इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। ये सब अपने एक मर्यादा के तहत होना चाहिए हर कार्य, और इस पर इंदौर के आबकारी विभाग को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ताकि इंदौर की मर्यादा बनी रहे, मां अहिल्या देवी होलकर का मान सम्मान बना रहे। चलित बार काउंटर टाइप की चीज़ से कुछ ड्रिंक्स परोसने का काम किया जा रहा है। इसके संबंध में एक्साइज को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। हमारे द्वारा पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी और अगर ये पाया गया कि वहाँ पर शराब का सेवन हो रहा था या शराब सर्व की जा रही थी तो जो भी संबंधित धाराएं हैं, संबंधित एक्ट है, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर स्पा सेंटर पर मसाज कराने पहुंचे युवक ने युवती की जमकर पिटाई कर दी है। युवती की गलती बस इतनी थी कि उसने युवक की मसाज करने से इनकार कर दिया था और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 24 फरवरी की रात युवती स्पा सेंटर बंद करने की तैयारी कर रही थी और तभी युवक वहां कर आ धमका और युवती से मसाज करने की डिमांड करने लगा, जिस पर युवती ने युवक से मसाज पार्लर बंद करने और अगले रोज आने को कहा। और इस बात को लेकर पहले तो युवक ने जमकर हंगामा किया, फिर गुस्से में युवती और मसाज पार्लर की संचालिका से मारपीट भी कर दी। युवक दोनों युवतियों को जान से मारने की धमकी भी दी है और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पहले नॉर्मली बैठा था वो आके, और मैंने बोला अब तो हमारा जाने का टाइम है, तो सोचा कि ये चला जाएगा अभी थोड़ी देर से, तो बोलता है नहीं मैं तो मसाज करवाऊंगा। तो ये लड़की बाहर गई थी, बाहर से अंदर आई है तो बोली अब मैं इसके साथ ही जाऊंगा। मैंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कल आ जाना करवा देते हैं, लेकिन उसकी तबीयत खराब नहीं, मैं इसी के साथ जाऊंगा। तो वो बस इतना बोला ही है तो बस उसको चालू हो गया मारना। बलराम घरैया नाम का लड़का मसाज कराने के नाम पे गया था और चूँकि स्पा सेंटर बंद हो गया था तो मना किया कि आप कल आ जाएं, तो इसी बात को लेकर उसने मारपीट की है, जिसमें अपन ने एफआईआर थाना विश्वविद्यालय पे कर ली है, विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश ने औद्योगिक यात्रा का जो स्वर्णिम अध्याय रचा है, मैं आज के इस अवसर पर सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय सांसद जी, हमारे सभी अधिकारीगण, आम जनता, भोपालवासी, मीडिया के बंधु, सबको बधाई देना चाहूँगा। आपके सबके सहयोग से ये हमारी 2 दिन की भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने मुकाम तक पहुंची है। ये कई प्रकार की चुनौतियों वाला स्थान भी था और आयोजन भी अपने आप में कई प्रकार के अलग से अनुभव वाला था। मुझे इस बात का संतोष है कि सबके यथायोग्य सहयोग के कारण से और अनथक मेहनत होने के कारण से हमारी अपनी भावना के अनुरूप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 2 दिन का आयोजन हुआ। खास करके मैं मान के चलता हूँ कि किसी भी राज्य सरकार के लिए इन्वेस्टर समिट से न केवल उसकी आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई एक ऊंचाई हासिल होती है, ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का सफल समापन ये अपने आप में संतोषजनक भी है और कई मामलों में उत्साहवर्धक भी है। वैसे तो आपकी सबकी जानकारी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो हमने स्लोगन दिया, जो थीम दी, अनंत संभावनाएं, वास्तव में किसी भी राज्य के लिए विकास के मामले में अगर पैमाना बनाए तो वो अनंत संभावनाएं ही है। और ऐसे में हमारी अपनी भूमिका, खास करके ये पहली बार समिट एक मल्टी समिट प्रारूप में की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय एवं सेक्टोरल विषयों पर केंद्रित चर्चाएँ हुई है, जिसका उद्घाटन बीते कल 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और मैं मान के चलता हूँ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भाषण में जो उनने विषय रखा है, उससे प्रदेश और देश के उद्योग जगत को
नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की निवेश अनुकूल नई 18 नीतियाँ लॉन्च की गई और खासकर उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं निवेश क्षमताओं को दर्शाया गया, जिसे निवेशकों द्वारा सराहा गया है। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी ने आज जो समापन किया और मार्गदर्शन दिया वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मैं यशस्वी गृह मंत्री का भी आभार मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी मौजूदगी हमें एक नए संकल्प की तरफ ले जा रही है। अब मैं ये 2 दिन होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूँगा। कुल 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे हुए। 60 देशों से 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में निवेश एवं व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण किया है। 9 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की है, जिसमें उल्लेखनीय मैं नाम बताना चाहूँगा: कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड। विदेशी प्रतिनिधियों के कुछ नाम मैं उल्लेख नहीं दूंगा, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे श्री राज मोदी, ये उप मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य जिम्बाब्वे सरकार के, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा राजदूत नेपाल, श्री मोहम्मद मलिकी राजदूत मोरक्को, सुश्री स्टेला नोकोमा राजदूत जिम्बाब्वे, डॉक्टर डिजायर बोनीफेस सोम राजदूत बुर्किना फासो, श्री फेलिक्स डायलो राजदूत माली, सुश्री अना तबान राजदूत मोल्दोवा, श्री जगन्नाथ स्वामी उच्चायुक्त फिजी, सुश्री जैकलिन मुकानेरा उच्चायुक्त रवांडा, सुश्री लेबो हांग वेलेंटाइन मोचाबा उच्चायुक्त लेसोथो, श्री यागी कोजी महावाणिज्य दूत जापान, श्री मार्टिन मेयर महावाणिज्य दूत स्विट्जरलैंड, श्री इवान वाई फेटिसोव महावाणिज्य दूत रूस, श्री वाल्टर फेरारा महावाणिज्य इटली, श्री डोनाविट पुलस्वात महावाणिज्य थाईलैंड, श्री जेम्स माइकल साल CEO कनाडा, श्री हिरोयुकी कितुमुरा महानिदेशक जापान, श्री एरिक गुडब्रांड पूर्व मंत्री नॉर्वे। और आज जो गवर्नर रूस के आए थे, उनके एक दल आया था, इसका नाम इसमें छूट गया है, वो अलग से पूरा दल लेके आए थे, मेरी उससे 1-to-1 हुई थी। अग्रणी उद्योगपतियों की भागीदारी 300 से ज़्यादा वृहद इकाइयों के चेयरमैन, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर आदि इसमें इनने सक्रिय भागीदारी ली है। GIS 25 में उद्योग जगत के दिग्गज श्री गौतम अडानी चेयरमैन अडानी ग्रुप, श्री नादिज गोदरेज चेयरमैन MD और श्री पिरूज खम्बाटा चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड, श्री बाबा N कल्याणी चेयरमैन MD, श्री फोर्ज लिमिटेड राहुल अवस्थी। वैसे कई सारे नाम आपने सबने देखे होंगे, उल्लेखनीय नामों में मैंने बताए हैं, ये काफ़ी नाम इसमें है। समिट में 70 से अधिक प्रमुख उद्योगों के उद्योगपतियों संगठनों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई, जिसमें गोदरेज, पतंजलि, अरविंद ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, टोरेंटो ग्रुप, डोनियर, इनॉक्स, जेट्रो, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, इज माई ट्रिप, काउंसलर CJ जेटली जापान प्रतिनिधिमंडल, यूनिक्लो उल्लेखनीय है कि जापान का सबसे धनी व्यक्तित्व के उनकी अपनी टीम यहाँ आई, जिसने हमारे साथ रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर बिजनेस की संभावना उन्होंने अपनी ढूंढी है और हमसे MOU किया है। ब्रिजस्टोन हेटिच, पूजा एंटरटेनमेंट एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग है, रोड माइनिंग सहित कई सारे सभी सेक्टर में मैं मान के चलूँगा कि लंबी लिस्ट है, इसमें आप पढ़ लेंगे। GIS 2025 में 600 से अधिक B2G बैठकें, 5000 से अधिक B2B बैठकें आयोजित हुई, जिनमें उद्योगपतियों, निवेशकों, MSMEs ने भाग लिया है। पहली बार AI बेस्ड बिजनेस मैच मेकिंग टूल का उपयोग किया गया, जिसके आधार पर सही साझेदारों को जोड़ने में मदद मिली। बैठकों ने
मध्य प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जीआईएस में 6 विभागीय समिट का आयोजन किया गया। जैसे कि आपको जानकारी, IITM टेक्नोलॉजी समिट, रिन्यूएबल एनर्जी समिट, MSME एम स्टार्टअप समिट, टूरिज्म समिट, माइनिंग समिट एवं अर्बन डेवलपमेंट समिट। इन मिनी समिट में विभागों के साथ उद्योगों के विशेषज्ञों ने सीधा संवाद किया है और राज्य की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की और निवेश के अवसरों को एक तरह से रूपरेखा बनाने का काम किया है। इन मिनी समिट में लगभग 100 सेक्टर एक्सपर्ट उद्योगपतियों ने स्पीकर्स एवं पैनलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। इस समिट के दरमियान 10 थीमेटिक सेक्टोरल सेशन का आयोजन किया गया। इसी में खासकर कृषि, खाद्य एवं डेयरी प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कौशल विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में 500 से अधिक प्रवासियों ने अब हमारे प्रवासी भारतीयों को अपने प्रदेश के साथ गहराई से जोड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। प्रवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के भी कई प्रस्ताव दिए हैं। अब निवेश के लिए जो प्रस्ताव आए हैं, मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। साथियों, इस समिट एवं इसकी राह बनाने के लिए हमारी रीजनल इंडस्ट्री खास करके मान के चलें कि पहले RICEO भारत एवं विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित सम्मेलनों के बारे में जैसे कि आपको पहले जानकारी दी जा चुकी थी, उनके प्रस्ताव उत्साहवर्धक है। खास करके GIS 2025 में जो प्रस्ताव मुझे मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, इसमें लगभग 5.72 लाख करोड़ का निवेश और जिसमें रोजगार मिलेगा 1.4 लाख करोड़ का, और इसी प्रकार से 1.4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लागत करोड़ों में है और रोजगार लाख में है। औद्योगिक नीति एवं नीति निवेश संवर्धन, इसमें 8,616 लाख करोड़ का 8.616 लाख करोड़ का निवेश है और इसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खनन एवं खनिज संसाधन को 3.22 लाख करोड़ का निवेश इसमें मिला है और 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग में 1.97 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें 2.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऊर्जा विभाग 1.47 लाख करोड़, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग 68,000 करोड़ का है, जिसमें 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें 64,000 करोड़ का निवेश है, 1.8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, जिसमें 43,000 करोड़ का निवेश है, 51,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। MSME में 21,000 करोड़ का निवेश है और 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 17,000 करोड़ का है, इसमें 49,000 लोगों को रोजगार की अपेक्षा की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में 7,000 करोड़ का निवेश, इसमें 15,000 लोगों को रोजगार की संभावना बताई गई है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 4,000 करोड़ का, जिसमें 8,000 लोगों को रोजगार की संभावना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसमें 3,000 करोड़ का निवेश संभावित है, इसमें 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। विमानन में भी हमारी बड़ी भूमिका ध्यान में आई है। विमानन के माध्यम से लगभग 1,400 करोड़ के प्रस्ताव विभाग को मिले हैं, ये लागत की दृष्टि से, और PWD में 1.3 लाख करोड़ के, ये उल्लेखनीय। खास करके इस नाते से भी बताना चाहूँगा, NHAI ने अकेले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारी अपनी सरकार के साथ MOU किया है, अर्थात 1.30 लाख करोड़ के MOU इनके साथ हुए। कुल मिलाकर के अगर हम GIS की बात करें तो GIS में 24.51 लाख करोड़, अडानी ग्रुप के 2.10 लाख करोड़, कुल योग 26.61 लाख करोड़ का ये GIS का टोटल आता है। और ऐसे ही कुल योग अगर अपन नौकरियों की बात करेंगे तो 16 और 1 17.30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी।
और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इनके भी मैं डाटा देना चाहूँगा जो पहले आपकी जानकारी में है ही। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे उसमें 1.42 लाख करोड़ के और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से GIS 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और खास करके इसमें 21.36 लाख नौकरियों के संभावना व्यक्त की गई है। और अब विभागवार अगर प्रमुख निवेश प्रस्तावों की सूची की बात अगर मैं करता हूं तो मैं उनके कुछ अलग अलग विषयवार कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अडानी ग्रुप अहमदाबाद, ये निवेश के लिए जो खनिज में जो बड़े हैं तो इनका जो एरिया रहेगा वो एरिया भी बताना चाहूँगा, ये किस क्षेत्र में कहाँ काम करेंगे। इनके लिए बेल्ट रहेगा रीवा और जबलपुर, ये माइनिंग सेक्टर में काम करेगा। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उज्जैन क्षेत्र में काम करेगा। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड, ये शहडोल क्षेत्र में काम करेगा। आदित्य बिरला EMIL माइंस सेमिनरेस लिमिटेड कोलकाता, ये रीवा में काम करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप रीवा में काम करेगा। स्टाक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जबलपुर में काम करेगा। शारदा इंटरप्राइजेस, ये रायपुर से शहडोल में। JK सीमेंट शहडोल में। प्राइम इंस्पेक्शन LLC भोपाल में। रेकन केमिकल्स इंदौर में। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकाता रीवा में। रामदास वर्मा एंड कंपनी शहडोल में, ये सभी माइनिंग सेक्टर में। नवकर्णी ऊर्जा में भी इसी प्रकार से बताना चाहूँगा। अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स जबलपुर में। NSL रिन्यूएबल पावर जबलपुर में। टोरेंटो पावर लिमिटेड इंदौर में। जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। MKC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जबलपुर में। KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। उद्योग विभाग में जिनने अपना इन्वेस्टमेंट बताया है इनके भी एरिया में बताना चाहूँगा और इनके कंपनियों के नाम भी बताना चाहूँगा। सैंक्लिक रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड जबलपुर। बालफोर BT PLC इंदौर। पुनर्जागरण सौर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। सात्विक सोलर इंडस्ट्री नर्मदापुरम। अक्षत ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। ट्राइडेंट लिमिटेड भोपाल। श्री सीमेंट इंदौर। एलिक्सर इंडस्ट्री चंबल। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन। इनवेनिरे एनर्जी लिमिटेड नर्मदापुरम। गुरु एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर खास करके ये मैं मान के चलूँगा कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होगा। समदड़िया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर। टीम रिथिंकिंग अर्बनाइजेशन इंदौर। ट्रेजर ग्रुप भोपाल। वैश्विक दुनिया इंदौर। HYD टेक इंजीनियर्स ग्वालियर। सचदेव ग्रुप कंपनी इंदौर। सेलटेक्स प्राइवेट बिल्डर्स शहडोल। घनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड झांसी सागर। JSW सीमेंट सागर। बंसल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। और इसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर में भी हेक्सा क्लाइमेक्स, ओरियाना पावर लिमिटेड, ये सब अलग अलग क्रमशः रीवा जबलपुर रीवा इंदौर उज्जैन, ऐसे ये इसकी डिटेल दे दूंगा, बहुत सारे नाम है। पर्यटन में भी इसी प्रकार का है। प्राइवेट पर्यटन के भी कई हमारे शहरों के नाम रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये मान के चलें कि ये डिटेल आपको बस आ ही जाएगा। इसमें इन सारी लोगों का अपना अपना, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से ओंकारेश्वर के भी प्रस्ताव है। तो अमलताज होटल प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फील्ड डे रूम्स एंड होटल्स भोपाल में, एक अच्छी बात है कि भोपाल में भी बड़े पैमाने पे लोगों ने, दैनिक भास्कर ग्रुप ये भी भोपाल में आ रहा है। EIH लिमिटेड, ट्रेजर ग्रुप, ये सब भोपाल में इस प्रकार के कामों को करने आ रहा है। MSME भी कई प्रकार से इनके भी वर्की प्राइवेट, भगवती तीर्थ, आहारम मिल्स, नीले पानी की प्रौद्योगिकी, डिटिलवी एक्सपोर्ट, EGTech इंटरप्राइजेस, इकोश्योर पाल मोल्डिंग, फेलिक्स जेनरिक,
इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, इसी प्रकार के ज़िलों में ये भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तकनीकी शिक्षा वाले, स्वास्थ्य हेल्थ वाले, विज्ञान टेक्नोलॉजी वाले, ऐसे कई प्रकार के लोग क्रमशः उन्हीं संभागों में जो मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, सब मिलाकर के हमारे विभिन्न सेक्टर में 85 से अधिक MOU हुए हैं। NHI PWD के बीच जो मैंने बताया 1.30 लाख करोड़ का हमारा MOU, ये उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे PWD के साथ मिलकर के ये बड़ा MOU हुआ है और ये सबसे हटके भी है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योगों को बढ़ावा और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी। आज इस समिट का समापन इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हो रहा है। यह केवल निवेश का मंच नहीं, बल्कि विचार मंथन, नीति निर्माण एवं भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। मध्य प्रदेश की यात्रा रुकेगी नहीं। हम निवेशकों के विश्वास को मजबूती देंगे, नई नीतियां लागू करेंगे, आधारभूत संरचना को और सशक्त करेंगे, प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के विकास पथ का ध्वजवाहक बने। यह समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। JIS 2025 का समापन केवल एक आयोजन का अंत नहीं है, उद्योग एवं रोजगार 2025 की सफल शुरुआत है। मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार से सहयोग मिला है और कुछ चीज़ें उल्लेखनीय है, भोपाल में भी अब एक नया कन्वेंशन सेंटर बना करके भोपाल में ऐसे आयोजनों को स्थायी करने की दिशा में हमारी सरकार ने विचार किया है। साथ ही साथ राजधानी का भी सौंदर्यीकरण का भी जो ये समिट के आधार पर हुआ है, इस बजट में एक बड़ी धनराशि रख कर के भोपाल को भी अच्छे स्वरूप में बना करके इसकी सभी वाटर बॉडियाँ, आने जाने के रास्ते, सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के बलबूते पर भोपाल का सौंदर्यीकरण और अच्छा किया जाए और भोपाल सहित ऐसे बड़े महानगरों के लिए भी, जैसे कि हमारी कल्पना है मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर, उनके अपने 25 साल आगे तक का प्लान बनाने का विचार इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नहीं, मिनी बम्बई में ये अपने आप में स्वाभाविक रूप से जिनकी प्रगति हो रही है, उनको अपने जिलों से युक्तिकरण के आधार पर मेट्रोपॉलिटन कल्पना के अनुसार कई राज्यों ने अच्छे प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों को हम अपने यहाँ दोहरा करके भविष्य की दृष्टि से ऐसे कई विकास के काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तो मैं इसकी बात करूँगा, उसकी प्रेस अलग करेंगे जब आने वाला है। सुधीर, हेलो। जैसे आपने सही प्रश्न किया, कल हमने अपनी 18 विभागों की जो नीतियां हैं उसमें स्टार्टअप, ड्रोन, ये नीतियां भी हमने निकाली। सेमीकंडक्टर वाली बात भी आई है। और जैसा कि आपको जानकारी में है, हमारे द्वारा ये जो अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब ये IT, सेमीकंडक्टर चिप, ड्रोन पॉलिसी के आधार पर इंदौर में एक एक विषय की अलग अलग प्रकार की समिट की योजना बनी है। जब हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है, तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ये जो आपने IT से जुड़े इस प्रकार के विभाग, ऐसे अलग अलग विभागों को सने सने अपने अपने ढंग से पर्याप्त समय देते हुए इनके आधार पर बढ़ना है, क्योंकि ये तय है कि मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो अपार संभावना है और इसी क्रम को लगातार बनाए रखना। सुधीर सर, सुधीर अब इसका सर उसके बाद इधर ये किधर पहले इधर खड़े हो गए, उनके बात कर दास साहब से। दास साहब बता दें। आप बोलिए, आपकी आवाज़ पर्याप्त है।
देखिए, बहुत अच्छी बात उनने कही है कि लगभग ये 20 साल की हमारी सरकारों का अगर आकलन देखें, अब ये कांग्रेस के लोग जवाब दे के 1956 में मध्य प्रदेश बना था, लेकिन आप जानकारी निकाल लेना, गूगल से भी मिल जाएगी कि 2003-4 तक औद्योगिक विकास दर क्या थी, वो माइनस में थी। अगर माइनस में है तो ये आखिर लंबा समय जिनने निकाला ये किनके खाते में जाएगा। मैं वैसे माफ़ करना, अभी हम कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विकास के मामले में सबके साथ चलते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है उससे तो नकार नहीं सकते। सड़क, बिजली, पानी, अगर सबकी कठिनाइयां हैं, उद्योग कैसे पनपेंगे। और ये बात भी सही है कि वो